नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम पहले रहने वाला आपको बता देते हैं। युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में यह कार्यक्रम होगा। शाम 4 बजे आयोजित होगा ये वितरण का कार्यक्रम। तो वहीं शाम 6:30 बजे गोरखपुर पुलिस लाइन के आधुनिकीकरण का प्रस्तुतिकरण बैठक है। 5 कालिदास मार्ग आवास पर यह बैठक होगी। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के आज रहने वाले हैं। जहां एक तरफ नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे लोक भवन में नजर आएंगे। इसके बाद तमाम अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनमें शामिल होंगे, जिसमें युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में यह कार्यक्रम है। तो शाम 4 बजे आयोजित होगा वितरण का कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे जिसमें वो शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें जो महिला मंगल दल है उनको खेल सामग्री का वितरण किया जाना है, जो कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में यह कार्यक्रम होगा। शाम 4 बजे यह कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के खेल विभाग से जुड़े हुए अफसर, साथ ही साथ ग्राम विकास से जुड़े हुए अफसर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि महिला मंगल दलों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खेल सामग्री इसलिए वितरण कराई जा रही ताकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो युवा महिला खिलाड़ी हैं उनको खेल की सुविधाएं उनके जिले, उनके ग्राम पंचायत स्तर पर मिल सके। हालांकि प्रदेश की करीब 500 ग्राम पंचायतों तक ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसमें आज महिला मंगल दलों को यह खेल सामग्री का वितरण किया जाना है। दूसरा बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उच्चीकरण का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पुलिस लाइन के आधुनिकीकरण, उच्चीकरण से जुड़ा हुआ प्रस्तुतिकरण आज देखेंगे, जो कि शाम को 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश गृह विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो निर्माण विभाग है वो अपना प्रस्तुतिकरण देगा, जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि पुलिस लाइन में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी और बैरक्स को किस तरीके से बनाया जाएगा, जो पुलिस आवास है उनका निर्माण किस तरीके से होगा, साथ ही साथ विभिन्न जो पुलिस के कार्यालय हैं वो भी इसमें बनाए जाने हैं। तो इन बहुत सारे जो निर्माण कार्य हैं उससे जुड़ा हुआ प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। चूंकि प्रदेश की सभी जो पुलिस लाइंस हैं उनका उच्चीकरण, साथ ही साथ आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है, ताकि वहां पर बेहतर सुविधाएं और बेहतर जो चीजें हैं वो वहां पर उपलब्ध हो सके। उसको लेकर मुख्यमंत्री ये प्रेजेंटेशन आज शाम अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर देखेंगे। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की है सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर जमकर सराहा है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आए। मंच से बलकौर सिंह ने सीएम योगी को तारीफ की है। बेटे की हत्या हुई क्योंकि पंजाब सरकार सोई हुई थी। बलकौर सिंह योगी होते तो इन्होंने ये बात की। वहीं उन्होंने कहा कि योगी होते तो मूसेवाला की हत्या नहीं होती। तो ये बड़ी बात बलकौर सिंह ने की। 2024 में आप योगी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे तो पंजाब की तुलना में यूपी बेहतर होगा। हम लोग किस रास्ते चल दिए, ये बड़ी बातें बलकौर सिंह ने की है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जिस तरह से पंजाब सरकार है, जिस तरह से उनके बेटे की हत्या हुई है, अगर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ये हत्या नहीं होती, उनके बेटे की हत्या नहीं की जाती। क्योंकि पंजाब सरकार सोई हुई है, इसी वजह से उनके बेटे की हत्या हुई है। तो सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसकी जमकर सराहना करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता नजर आए। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए। हथ पा के देखण होर किसे नूं।
ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, वो सानू की हो गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जो चर्चे हैं वो हर जगह होते हैं। उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसकी तारीफ हर प्रदेश में की जाती है। और देखिए इसी का एक उदाहरण पंजाब से निकलकर सामने आया, जहां सिद्धू मूसेवाला के पिता सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति है अपराध के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति, या जो भूमाफिया हैं या किसी तरीके से दूसरे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चल रहा है। और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो अपराधी हो या दूसरे गैंगस्टर्स हो, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। यही एक वजह है कि 2017 से लेकर 2022 तक बड़े जो लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, कहीं ना कहीं उन पर बड़ी रोक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से लगी है। सीधे तौर पर यह जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधियों में जो पुलिस का डर है, यही एक वजह है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अपराध कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई, उन रिपोर्ट्स में भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि चाहे वो महिला अपराध हो, बाल अपराध हो, भूमाफिया हो, हत्या के अपराध हो, अपहरण के अपराध हो, उन सभी अपराधों में सीधे तौर पर कमी दिखाई दे रही है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधियों पर जो सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। बड़े पैमाने पर अपराधियों के एनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े पैमाने पर जो अपराधी बाहर थे उनको जेल भेजा गया, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के डर से एक बड़ी संख्या अपराधियों की है जो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आज दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रही हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में, कर्नाटका में या पूर्वोत्तर के राज्यों में, पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उस दौरान जो बुलडोजर था उसको लेकर समर्थक उन दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपराधियों के जो आर्थिक साम्राज्य था उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ा है, कहीं ना कहीं वो चीजें दूसरे प्रदेशों में भी लगातार फेमस हो रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है एक सख्त प्रशासक के तौर पर दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रही है। जिस तरीके की बातें सिद्धू मूसेवाला के पिता आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बलकार सिंह ने स्टेज से जो चीजें कही वो सीधे तौर पर दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं, जो कार्रवाइयां हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भी सराही जा रही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके बेटे की हत्या हुई और सरकार सोई रही, अपराधी हत्या कर फरार हो गए, शायद योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार वहां पर होती तो इस तरीके की घटना ना हो पाती। और जब 2024 का इलेक्शन आएगा उस दौरान आप मजबूर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर वोट देने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अपराधियों के प्रति एक्शन है वो आपको मजबूर कर देगा उनको वोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके जो दुकान, प्रतिष्ठान या जो आर्थिक साम्राज्य है उस पर बुलडोजर चल रहा है, लगातार पुलिस के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो अपराधी पुलिस पकड़ रही है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है, लंबे समय से जो मामले रुके हुए थे कोर्ट्स में उन मामलों पर तेजी के साथ सुनवाई चल रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल दूसरे इसके, प्रदेशों और में कहीं भी ना सराही कहीं जा रही हैं। बलकौर और सिंह बलकार का सिंह का बयान, स्टेज से, मंच से इस तरह की बात कहना कि अगर उनका बेटा उत्तर प्रदेश में होता या उत्तर प्रदेश योगी सरकार पंजाब में होती तो शायद उनके बेटे की हत्या नहीं होती, एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इन तमाम अपडेट को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड मूल्यांकन में परीक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूपी बोर्ड मूल्यांकन में ड्यूटी से नदारत रहे 1521 परीक्षक, नदारत रहे 1521 परीक्षकों पर होगी विभागीय कार्रवाई। राजधानी में बनाए गए 5 मूल्यांकन केंद्र, तो 5 केंद्रों पर कुल 64,03,965 उत्तर पुस्तिकाएं आवंटित की गई। अब तक जांची गई हैं 69,017 उत्तर पुस्तिकाएं। तो राजधानी में बनाए गए थे ये 5 मूल्यांकन केंद्र जहां पर परीक्षकों को पहुंचकर मूल्यांकन करना था, यानी कि जो पेपर है, जो उसकी आंसर शीट है उसको जांचना था, जिसके लिए परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। और इन परीक्षकों के ना पहुंचने से कॉपी जांच नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां यूपी बोर्ड मूल्यांकन में ड्यूटी से नदारत मिले हैं 1521 परीक्षक। तो एक तरफ जहां बच्चों को
अपनी रिजल्ट का इंतजार रहता है। तो वही दूसरी तरफ अगर परीक्षकों की तरफ से इस तरह से लापरवाही निकलकर सामने आएगी, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में ये बड़ा लापरवाही सामने आ रही है। अब तक कुल 69,017 कॉपियां ही जांची गई हैं। तो यूपी बोर्ड मूल्यांकन में परीक्षकों की ये बड़ी लापरवाही है, जहां पर 1521 परीक्षक नदारत नजर आए। मूल्यांकन के दौरान नदारत रहे 1521 परीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में बनाए गए थे 5 मूल्यांकन केंद्र, जहां परीक्षकों को पहुंचना था मूल्यांकन के लिए, लेकिन 1521 ऐसे परीक्षक थे जो नहीं पहुंचे, नदारत रहे। अब खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सचिवालय में शाम 5 बजे से ये बैठक होगी। बैठक में लग सकती है नई आबकारी नीति पर मुहर। आबकारी में 4000 करोड़ का रखा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य। बैठक में रखे जाएंगे ग्रामीण विकास, कृषि से संबंधित प्रस्ताव। तो आज कैबिनेट की ये बैठक है। धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। आबकारी में 4000 करोड़ के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में रखे जाएंगे ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित तमाम प्रस्ताव। तो आज सबकी नजर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक पर होने वाली है, क्योंकि सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो नई आबकारी नीति पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आबकारी में 4000 करोड़ का रखा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य। तो बैठक में इसके अलावा ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित तमाम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक है और इस दौरान कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, खासकर आबकारी नीति की चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, आज देखिए शाम 5 बजे से कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। 3 दिन पूर्व गैरसैंण में भी कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें आबकारी नीति सबसे बड़ा एजेंडा था। पर न्याय विभाग की आपत्ति आई कि नीति उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई, लिहाजा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निर्देश दिया कि न्याय विभाग को भी इसे दिखाया जाए। न्याय विभाग इसे देख चुका है और आज ये कैबिनेट में प्रस्तुत होगी। आबकारी नीति से 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास एक्सक्लूसिव है अपने दर्शकों के लिए। नई आबकारी नीति में जो कंट्री मेड लिकर है, जो देश में बनती है, वो 40 से 50 रुपए प्रति बोतल सस्ती होने जा रही है। इसी तरह IMFL जो समुद्र आयातित मदिरा है, जिसे विदेशी मदिरा इंपोर्टेड वाइन विस्की कहते हैं, उसमें करीब 20% का अंतर आने जा रहा है। दरअसल सरकार ने अब जो बीते वर्ष का राजस्व निर्धारण था वो 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया है, परंतु उत्तर प्रदेश और हिमाचल, दिल्ली, गुड़गांव इन स्थानों पर शराब की कीमतें काफी कम हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। तो एक ये गैप को पाटने की कोशिश की गई है, लिहाजा शराब सस्ती होगी। दूसरा, जो ठेके हैं उन ठेकों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए, या यूं कहे कोटा कम करने के लिए, ठेके के उप ठेके भी बन सकते हैं, जैसा कि सूत्र हमारे बता रहे हैं। हालांकि 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इसके बाद ब्रीफिंग में विस्तार से सरकार जानकारी देगी कि उसने नई आबकारी नीति 2023-24 के लिए क्या लक्ष्य रखे हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण इनपुट है, जो एग्जिस्टिंग ठेके हैं, जो मौजूदा ठेके संचालक हैं, जो ठेका संचालित कर रहे हैं, उन्हीं को आगे 1 वर्ष के लिए ठेका संचालन मिलने जा रहा है, क्योंकि अब नए ठेके कराने के लिए या लॉटरी ऑक्शन कराने के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है और महज 10 दिनों के अंदर रिनोवेशन का पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, ताकि शुरुआती 2 महीने का पैसा राज्य सरकार के पास आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, आज ये जो बैठक होने वाली है खासकर आबकारी नीति के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है।
आगे बढ़ते हैं। कवि कुमार विश्वास नहीं बनाता चाहते एमएलसी, सूत्रों से आपको ये खबर दे रहे हैं। बीजेपी के प्रस्ताव पर कुमार विश्वास ने नहीं दी स्वीकृति, तो लेखक, कवि, कलाकार समेत 6 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान है। तो यूपी विधान परिषद सदस्य के लिए मनोनीत होते हैं 6 लोग। 26 मई 2022 से अटका है विधान परिषद सदस्यों का मनोनयन। तो यूपी विधान परिषद सदस्य के लिए मनोनीत होते हैं 6 लोग और इसीलिए तमाम जगत से लोगों को नॉमिनेट किया गया। तो कवि कुमार विश्वास नहीं बनना चाहते एमएलसी। तो बीजेपी के प्रस्ताव पर कुमार विश्वास ने नहीं दी स्वीकृति, तो लेखक, कवि, कलाकार समेत 6 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद का बड़ा निर्देश। किरण आनंद ने दिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश कि 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। समय से पहले पूरी हो जरूरी तैयारियां, बेहतर तरीके से संचालित हो स्कूल चलो अभियान, सही तरीके से हो किताबों को बांटने का काम, समय से पहले पूरा हो निपुण भारत मिशन। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो आप पहले ही पूरी कर लीजिए, चाहे वो किताब बांटने का काम हो या फिर अन्य काम, क्योंकि ये स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से सही तरीके से शुरू होना चाहिए, समय से पहले पूरा हो जाए निपुण भारत मिशन। तो स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद का ये बड़ा निर्देश कि किरण आनंद ने दिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश कि 1 अप्रैल से होगा स्कूल चलो अभियान शुरू। अब खबर अमरोहा से है, जहां सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु बन रहे हैं मुसीबत। छुट्टा पशु ने बाइक सवार पिता पुत्र पर किया हमला। हमले से 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हमले से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। तो पिता की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। तो हसनपुर अमरोहा मार्ग पर गांव का ये पूरा मामला है, जहां हमले से 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस तरह छुट्टा पशुओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जो है हसनपुर से आ रहे थे और बिहार में आकर जैसी मोटरसाइकिल उन्होंने रोकी, बिहार में टक्कर ऐसी मारी। अच्छा, जंगली बिहार। अच्छा, जो है हसनपुर से आ रहे थे। तो हमले से जहां पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं पुत्र की मौत हो चुकी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अमरोहा की करेंगे, जहां पर तेज हवा और मूसलाधार बारिश की मार। बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों, मटर, अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, मौसम का मिजाज जो है वो बदला है और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये बेमौसम जो बारिश है वो किसानों के लिए आफत की बारिश बन चुका है, क्योंकि इस वक्त जो फसलें हैं, खड़ी फसलें हैं, चाहे वो सरसों हो, गेहूं हो, गेहूं की बालियां इस बारिश से गिर चुकी है और किसान को इससे काफी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं किसान की वो मुरझा गई है। और अभी भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दी है कि ओलावृष्टि से भारी नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए पहले से ही तमाम सावधानियां बरतें। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल हुआ नुकसान। फसल नुकसान होने से किसानों की बढ़ी है मुश्किलें। गेहूं और सरसों की खेती हुई चौपट। बारिश से फसल चौपट होने से किसानों में छाई मायूसी। तो किस तरह से ये बेमौसम बारिश इस वक्त किसानों के चेहरे पर मायूसी ले आया है, क्योंकि खड़ी
फसलें जो हैं वो नुकसान उनको हो रहा है इस बारिश से, इस ओलावृष्टि से। चाहे वो सरसों हो, गेहूं हो, इन सभी फसलों के कटने का वक्त है। और इस वक्त जिस तरह से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो खड़ी फसलें सबसे ज्यादा इस वक्त इनको नुकसान हो रहा है। तो किसानों की जो उम्मीदें थी वो अब कहीं ना कहीं मायूसी में तब्दील हो रही है। तो तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे पर मायूसी ले आए हैं। तो भारी नुकसान इस वक्त किसानों को झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। तो उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है और लगातार रुक रुक कर कई प्रदेशों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। अब खबर एटा से है, जहां अनियंत्रित कैंटर से पलटने से बड़ा हादसा। ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर कैंटर नीचे गिरी। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। पिलुआ थाना के NH हाईवे ततारपुर के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो किस तरह से कैंटर के पलटने से यह हादसा हुआ है, अनियंत्रित कैंटर के पलटने से यह बड़ा हादसा, जहां ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर कैंटर नीचे गिरा और हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हो गया। और अधिक जानकारी के साथ एटा से संवाददाता आरबी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी द्विवेदी, किस तरह की जानकारी मिल रही है? जिस तरह यह हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी? जी तो आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद के थाना पिलुआ क्षेत्र में जो NH 91 हाईवे है उस पर जो है ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर जो है एक तेज रफ्तार एक कैंटर थी जिसको चालक को जो है झपकी, रात की और नींद की झपकी आ गई, उस वजह से बड़ा हादसा हो गया। रेलिंग को तोड़ते हुए हाईवे से नीचे, पुल के नीचे जा गिरी ये कैंटर, जिसमें जो है एक तो मौके पर ही मौत हो गई और इसमें टोटल जो 5 लोग इसमें घायल हुए थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 लोगों की अभी भी हालत गंभीर है, जिनको आगरा हायर सेंटर रेफर किया गया है। चिकित्सकों ने, जो डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए जो है दोनों को हालत उनको रेफर किया गया है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहाँ एक बड़ा मतलब ये है कि तत्काल जो मौके पर पुलिस पहुंच गई, इसलिए जो थाना पिलुआ पुलिस थी उन्होंने तत्काल जो है सभी घायलों को जो है मेडिकल और कॉलेज में एडमिट करा दिया गया और जो मृतक है उनके शवों को पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। जी ठीक है RK द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर टाइगर रिजर्व ने चीते अपनी खूबसूरती से पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। बताया जा रहा है कि टाइगर रिजर्व में चीतों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके कारण बड़ी संख्या में सैलानियों का हुजूम पहुंच रहा है। ऐसा ही एक वीडियो देखने को मिला है, जब एक सैलानी जंगल की सैर कर रहे थे तो इनको एक चीते का जोड़ा दिखाई दिया, जो नर मादा थे और आपस में अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा था। तो टाइगर रिजर्व में बढ़ी चीतों की संख्या, इसे देखने के लिए सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और चीतों के जोड़े ने सबका मोह मोह लिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।